दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली लोक कथा का विश्लेषण करने वाले हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। हम बात कर रहे हैं इंसान के लालच, धोखे और सबसे बढ़कर एक भयानक बदले की। इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक ऐसी खौफनाक घटना है जिसने भैरवपुर गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यानी वो दुल्हन जिसे जलाया गया था फिर भी वापस आ गई। आज हम इस स्रोत सामग्री के माध्यम से इस पूरी घटना के क्रम, उस असली गुनाह और उस खौफनाक इंसाफ को समझेंगे जो उस हवेली की दीवारों में आज भी गूंजता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य में उतरते हैं। आमतौर पर मौत को ही हर कहानी का आखिरी पड़ाव माना जाता है। सही कहा ना? लेकिन इस किस्से में जो बातें दर्ज हैं वो इस बुनियादी सोच को ही पलट कर रख देती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मौत अंत ना हो बल्कि एक नए और भयानक अध्याय की शुरुआत बन जाए। ये एक विचार ही इस पूरी घटना की नींव है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब इस दुनिया के नियम और कानून इंसाफ देने में नाकाम हो जाते हैं तो क्या प्रकृति खुद अपने तरीके से हिसाब बराबर करती है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब उस रात की घटनाओं में तलाशते हैं। चले शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम भैरवपुर की नई दुल्हन से मिलेंगे। अब अगर लग रहा हो कि ये कोई सदियों पुरानी कहानी है तो मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात है साल 2018 की, जो हमें याद दिलाता है कि ये सब हमारे आसपास के वक्त की ही घटना है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है भैरवपुर। वहां नैना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी शादी की तैयारियों में जुटी थी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान। हर कोई उसके लिए बेहद खुश था। उसकी शादी अर्जुन नाम के एक लड़के से होने वाली थी जो शहर में अच्छी नौकरी करता था। देखने में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत जैसा। लेकिन इस शादी पर शुरू से ही एक अजीब सी काली छाया मंडरा रही थी। गांव वालों के बीच एक डरावनी चेतावनी काफी आम थी। उनका मानना था कि जिस हवेली में ये शादी होने वाली है वहां कभी कोई दुल्हन खुशाबाद नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि सालों पहले वहां एक और दुल्हन की बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत था। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? उसने इन सब बातों को बस अंधविश्वास कहकर हवा में उड़ा दिया। और सच कहूं तो यहीं से इस भयानक त्रासदी की असली नींव रखी गई। यहां से हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उस खौफनाक शादी की रात। उस रात का जो माहौल था ना, वो हर गुजरने वाले पल के साथ और ज्यादा बोझिल होता जा रहा था। शुरू में सब बढ़िया था, बारात शान से आई, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन फेरों से ठीक 15 मिनट पहले नैना घबराकर अपनी दोस्त रिया से कहती है कि कोई अजीब सी औरत उसे दूसरी मंजिल से घूर रही है। रिया ने ऊपर देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर फेरों से ठीक 5 मिनट पहले अचानक हवेली की सारी लाइट्स चली जाती हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा। और तभी 0 मिनट पर दूसरी मंजिल से नैना की एक दिल दहला देने वाली चीख आती है, बचाओ। और बस जश्न का वो पूरा माहौल पल भर में मौत के सन्नाटे में बदल गया। जब लोग घबराकर दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे तो वहां का मंजर किसी भयानक सपने से कम नहीं था। नैना जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसका वो खूबसूरत लाल जोड़ा अब पूरी तरह खून से तरबतर था। उसकी आंखें इस तरह खुली रह गई थीं जैसे मौत से ठीक पहले उसने कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। और सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं, उसके गले पर किसी इंसान या शायद किसी जानवर के बेहद हिंसक नाखूनों के गहरे निशान थे। नैना अब इस दुनिया में नहीं थी और इसी के साथ उस हवेली का वो पुराना अंधविश्वास एक बार फिर एक भयानक सच बन गया था। आइए अब तीसरे हिस्से का विश्लेषण करते हैं, जहां मौत के बाद की वापसी का किस्सा शुरू होता है। पुलिस आई, तहकीकात हुई, पर हाथ कुछ नहीं लगा। जब कोई सबूत ही नहीं मिला तो गांव वाले दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग थे जो पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि ये उसी पुरानी आत्मा का काम है, हवेली का श्राप है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का पक्का मानना था कि ये साफ साफ एक हत्या है, किसी इंसान ने ही उसे मारा है। पुलिस वाले तो खाली हाथ लौट गए। लेकिन असली फैसला ना किसी थाने या अदालत में नहीं, बल्कि उसी हवेली के काले अंधेरों में होने वाला था। पुलिस की नाकामी के ठीक बाद से खौफ का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे गांव की नींद ही उड़ा दी। आधी रात का वक्त था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। हवेली के चौकीदार ने देखा कि मुख्य दरवाजे पर कोई खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, वो एक साया था लाल जोड़े में, जिसके लंबे गीले बाल थे और हाथों में टूटी हुई चूड़ियां। चौकीदार पूरी तरह कांप रहा था और डरते डरते उसने पूछा, कौन है? जैसे ही उसने पूछा, उस साये ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया। दोस्तों, वो नैना थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं।
और उसके चेहरे पर एक ऐसी अजीब सी मुस्कान थी जो किसी का भी खून जमा दे। इस मुलाकात का अंजाम बेहद खौफनाक हुआ। अगली सुबह वो चौकीदार मरा हुआ पाया गया। उसकी आंखें डर से फटी रह गई थीं, जैसे उस खौफ ने ही उसकी जान निकाल ली हो। पर बात यही खत्म नहीं होती। लाश से ज्यादा डरावनी एक और चीज वहां थी। हवेली की दीवार पर उसी चौकीदार के खून से लिखा गया एक संदेश था, मैं वापस आ गई हूं। उस एक लाइन ने सब साफ कर दिया। ये कोई भ्रम नहीं था, बदले की शुरुआत हो चुकी थी और अब वो हवेली एक भयानक जंग का मैदान बन चुकी थी। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम पड़ाव पर, यानी अध्याय 4, कत्ल का असली सच। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। चौकीदार की मौत के बाद अर्जुन की दिमागी हालत पूरी तरह बिगड़ने लगी थी। हर रात उसे नैना का साया दिखता और उसके कान में बस एक ही सवाल गूंजता, तुमने मुझे क्यों मारा? अब जरा इस पर गौर कीजिए। अगर हवेली की किसी पुरानी आत्मा ने नैना को मारा था, जैसा कि सब कह रहे थे, तो नैना की रूह ये सवाल आखिर अर्जुन से क्यों पूछ रही थी? है ना अजीब बात? दरअसल इसके पीछे एक ऐसा काला राज छिपा था जिसे अर्जुन ने बहुत गहराई में दफन कर रखा था। उस सवाल के पीछे एक बेहद घिनौना सच छिपा था। अर्जुन कोई मासूम बेचारा नहीं था। असलियत तो ये थी कि वो पहले से शादीशुदा था और उसने नैना से सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए शादी रचाई थी। शादी वाली रात नैना को यह सच पता चल गया। उनके बीच एक भयंकर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर अर्जुन ने नैना का गला दबा दिया। खुद को बचाने के लिए उसने क्या किया? उसने उसी हवेली की पुरानी अफवाह का फायदा उठाया और पूरे इल्जाम को एक भूतमयी हमले का रूप दे दिया। शुरू में वहां सच में कोई भूत नहीं था, वो सिर्फ इंसान का लालच था। लेकिन अर्जुन ये बड़ी बात भूल गया था कि खून का कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे डरावने हिस्से पर, हवेली का खौफनाक अंत। डर के मारे अर्जुन ने अपनी आखिरी रात ठीक 10 बजे हवेली छोड़कर भागने का फैसला किया। अपना सामान पैक किया और निकलने ही वाला था कि 10:15 पर हवेली के भारी दरवाजे अपने आप बहुत जोर से बंद हो गए। फिर ठीक 10:20 पर सारी लाइट्स बुरी तरह झपकने लगीं। वो समझ चुका था कि वो हवेली के अंदर बुरी तरह फंस गया है। और फिर 10:25 पर उस सन्नाटे को चीरते हुए वही जानी पहचानी डरावनी आवाज गूंजने लगी। छन छन छन, पायलों की आवाज जो हर गुजरने वाले पल के साथ उसके और करीब आ रही थी। अर्जुन ने जो जाल बिछाया था ना, वही अब उसका पिंजरा बन चुका था। जब अर्जुन ने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां लाल जोड़े में नैना खड़ी थी। लेकिन ये वो खूबसूरत नैना बिल्कुल नहीं थी जिसे उसने मारा था। ये उसका एक बेहद खौफनाक प्रतिशोधी रूप था। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, जो शायद उसकी जलाई गई चिता का साफ प्रतीक था। उसकी उन काली आंखों से लगातार खून बह रहा था और उसकी गर्दन एक अजीब से अप्राकृतिक कोण पर मुड़ी हुई थी। अर्जुन घुटनों के बल गिर गया, रोते हुए चीखा, माफी मांगी। लेकिन नैना की आत्मा वहां दया दिखाने थोड़ी आई थी, वो अपना इंसाफ करने लौटी थी। बिना कोई रहम खाए उसने अर्जुन का गला ठीक उसी तरह पकड़ लिया जैसे अर्जुन ने उस आखिरी रात नैना का गला दबाया था। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली का दरवाजा तोड़ा तो अर्जुन की लाश जमीन पर पड़ी थी। स्रोत सामग्री में साफ दर्ज है कि उसके गले पर हूबहू वही नाखूनों के गहरे निशान थे जो नैना की लाश पर मिले थे। और हवेली की दीवार पर खून से एक आखिरी संदेश लिखा था, अब इंसाफ पूरा हुआ। वो दुल्हन जिसे बड़ी बेरहमी से मारकर जला दिया गया था, उसने मौत के उस पार जाकर भी अपना बदला पूरा किया। उस दिन के बाद से भैरवपुर की वो हवेली हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई। देखिए, ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पे मजबूर करती है कि इंसान के कर्मों का हिसाब तो हर हाल में होके रहता है, चाहे वो इस दुनिया का कानून करे या फिर किसी और दुनिया से आके कोई और करे। गांव वाले तो आज भी बताते हैं कि बरसात की रातों में उस बंद हवेली से अब भी पायल की आवाज आती है। आज का यह विश्लेषण यहीं खत्म होता है। जाते जाते बस एक यही सवाल जहन में रह जाता है कि अगर कोई मरा हुआ इंसान वापस आकर अपने इंसाफ की मांग करे तो भला एक गुनहगार इंसान कहाँ छुप सकता है।